हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के अंदर पहला जो अपना अध्याय है मृदा खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले अपने इस पाठ की दो वीडियो हो चुकी है, जिसके अंदर अपने मृदा के बारे में सामान्य जानकारी, मृदा की कार्य, मृदा की विशेषताएं, मृदा की परिभाषा और इसके बाद अपने मृदा के जो अवयव थे उसके बारे में भी अपने अध्ययन किया है। आज की इस क्लास के अंदर अपने आगे मृदा के जो अवयव पाए गए थे, जिसकी अपने खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जल और वायु के बारे में पीछे की क्लास में अपने देखा, तो उन्हीं के बारे में अपने विस्तार से देखते हैं। खनिज पदार्थ क्या होते हैं, कितनी इसकी मात्रा मृदा के अंदर पाई जाती, किस तरीके से होते हैं। तो पहला अपना है खनिज पदार्थ। मृदा में खनिज पदार्थों का जो आकार और संगठन जो है उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। पैतृक पदार्थ यानी कि जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के अनुसार ही उन चट्टानों के अंदर जिस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाएंगे, उन चट्टानों से जो मृदा बनती है उस मृदा के अंदर जो खनिज पदार्थों का आकार और संगठन है वो भी उन चट्टानों के अनुसार ही होता है। ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चट्टानों के टूटने से, या यूँ कह लें कि चट्टानों के टूटने से ये विघटित होने से ये प्राप्त अपने को मृदा होती है और मृदा के अंदर खनिज पदार्थ होते हैं। ठोस भाग के 90% से अधिक भाग में खनिज पदार्थ होते हैं। जो ठोस भाग है अपना 50% ठोस भाग है मृदा अवयव के अंदर, उसका 90% से अधिक भाग में खनिज पदार्थ होते हैं, जो कि विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। मृदा में क्या होता है, कंकड़ होता है, मृदा में पत्थर होते हैं, बालू, सिल्ट है, मृत्तिका में इसके जो कण हैं वो पाए जाते हैं। यानी कि मृदा के अंदर ठोस भाग का 90% होगा और उनका जो आकार कणों के रूप में पाया जाता है। मृदा में कंकड़ होते हैं, पत्थर, बालू, सिल्ट, उसके बाद मृत्तिका में इसका अंश पाया जाता है। इसके बाद मृदा में वायु एवं सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में खनिज, क्वार्ट एवं फेल्सपार हैं। मृदा में मृत्तिका अंश में, यानी कि जो बालू एवं सिल्ट है ना, जो बालू और सिल्ट जो होगा उसमें अधिक मात्रा में क्वार्टज और फेल्सपार पाए जाते हैं। और जो मृदा का जो मृत्तिका है इसके अंदर द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होती है। इसके बाद बात करें अपने कार्बनिक पदार्थ की, कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ पौधों एवं पशुओं के अवशेषों के सड़ने गलने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक भाग के रूप में रहते हैं। तो बस कार्बनिक पदार्थ यहीं से बनते हैं कि जो पौधे या पशुओं के जो अवशेष होते हैं उनके सड़ने गलने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक भाग के रूप में रहते हैं। मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। अब जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मृदा के अंदर पाए जाते हैं वो इन सड़े गले पदार्थों को कार्बनिक रूप में चेंज कर देते हैं और उनका ये विच्छेदन करते रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करता है। मृदा वातन में बढ़ोतरी होती है। वातन का मतलब मृदा में वायु का जो आदान प्रदान है वो आसानी से हो जाता है। मृदा की जल धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। मृदा की संरचना में सुधार होता है आदि इससे के कारण होता है। किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से, या सड़े गले पदार्थ जो मृदा में मिलते हैं उन सड़े गले पदार्थों को सूक्ष्म जीव उनका विच्छेदन करते हैं, उनका विघटन करते हैं, मृदा के अंदर उनको मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, जिसके कारण मृदा का जो वातन में बढ़ोतरी होती है, मृदा की जल धारण करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, मृदा की संरचना में सुधार होता है। यूँ कह लें कि मृदा का उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। मृदा कार्बनिक पदार्थ प्राय आंशिक विच्छेदित के रूप में या
सड़े गले पदार्थ ह्यूमन्स के रूप में पाए जाते हैं। सड़े गले पदार्थ उसको ह्यूमन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करें अपने मृदा जल की, तो मृदा जल का हिस्सा जो आयतनात्मक अनुसार है वो 25% होता है। 25% मृदा जल होता है और 25% मृदा वायु होती है। जल मृदा रंध्राकाशों में परिवर्तनीय बलों की मात्रा से धारित होता है। पौधों के पोषण के लिए मृदा जल की भूमिका अहम है। यह लवणों एवं तत्वों के साथ विलीन बनाकर पौधों को पोषित करता है। ये पीछे अपने पढ़ चुके हैं। मृदा संरचना के अंदर, मृदा गठन के अंदर कार्बनिक अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स की प्रकृति, रंध्रावकाशों की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर करता है। इसके बाद आगे है मृदा वायु। रंध्राकाश में मृदा वायु का आयतन 25% होता है। मृदा वायु रंध्रावकाशों में उपस्थित रहती है। रंध्राकाश जैसे अपने पीछे पढ़े थे ना कि वायु और जो जल होता है उनको मिक्स रूप में रंध्रावकाश बहते हैं, और जो मृदा के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें से वायु का आदान प्रदान होता है और जल का आदान प्रदान होता है, वो अपना रंध्रावकाश में उपस्थित रहती है। इस कारण इसका वितरण असमान होता है। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 0.3% होगी। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% से अधिक होती है। जब जल वाष्प से संतृप्त रहती है, इसमें ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। ठीक है, वायुमंडल से ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की जो मात्रा है मृदा के अंदर वो वायुमंडल से कम होती है। मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। जैसे अपनी गहराई में चलते जाएंगे कार्बन डाई CO2 की मात्रा बढ़ेगी और O2 ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है पृष्ठ मृदा और अपमृदा, यानी कि सरफेस सॉइल एंड सब सॉइल। सरफेस या पृष्ठ से मतलब जो ऊपरी पृष्ठ जिस पे अपने निवास स्थान है, जो अपना जहाँ पे अपने खेती बाड़ी करते हैं, तो वो हो जाएगी पृष्ठ मृदा। और उसके जो नीचे का मृदा है उसको बोलते हैं अपमृदा बोलते हैं। जैसे मान लो कि पूरी की पूरी इस तरीके से मृदा है, अगर अपने काट लगाएं तो ऊपर का जो मान लो कि ये जो भाग है अपना, इतना जो भाग है ये कौन सी हो जाएगी, अपनी पृष्ठ मृदा हो जाएगी। और इसके जो नीचे की ये मृदा है उसको क्या बोलते हैं, अपमृदा के नाम से जानते हैं। तो मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य करते समय औजार तथा मशीनरी आदि चलाते हैं पृष्ठ मृदा कहलाती है। मृदा की ऊपरी परत हो जाएगी जिसपे अपने क्या करते हैं, कृषि कार्य करते समय औजार तथा मशीनरी आदि चलाते हैं पृष्ठ मृदा कहलाती है। उसके बाद अपमृदा की बात करें तो ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है अपमृदा कहलाती है। ऊपरी सतह से, ठीक है, ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है, बिल्कुल नीचे पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है, चट्टाने या आने तक गहरी होती है, वो क्या होती है, अपनी अपमृदा होती है। इसके बाद अपने देखते हैं पृष्ठ मृदा और अपमृदा के अंदर क्या क्या मुख्य अंतर हैं। उन अंतरों के बारे में थोड़ा सा अपना देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला अपना है पृष्ठ मृदा, सरफेस सॉइल जिसको बोलते हैं, और दूसरा है अपमृदा जिसे सब सॉइल बोलते हैं। तो जो पृष्ठ मृदा है उसके अंदर अपने को आ जाएगा, यह पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, यह आंशिक रूप से अपक्षयित होती है। इस मृदा में मृदा वातन अच्छा होता है। ठीक है, मृदा वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है, क्योंकि ये ऊपरी परत है तो वहां पे वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं उनका आदान प्रदान अच्छा हो जाएगा। और जो अपमृदा है वो नीचे की मृदा होती है, उसमें जो वातन है, वायु का जो आदान प्रदान है वो कम होता है। इसके बाद है इस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो सड़े गले पदार्थ हैं वो ऊपर की परत में ही रहती है, मृदा के नीचे की परत में नहीं जाते इतने। तो जो ऊपर की परत है उसमें सड़े गले पदार्थों की मात्रा अधिक होगी। तो जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से उसको अपघटित कर या अपक्षयित कर कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं। लेकिन जो नीचे की मृदा है, अपमृदा है, उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो अपेक्षाकृत कम होती है। मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता अधिक होती है। अब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता और संख्या अधिक क्यों होगी, क्योंकि जो पृष्ठ मृदा है उसमें जल धारण करने की क्षमता होती है, जल का आदान प्रदान हो जाता है अच्छे से, और वायु का आदान प्रदान भी हो जाता है।
तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव भी आसानी से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन जो अमृदा है, इस अमृदा में जीवों की संख्या एवं सक्रियता कम होती है। इसके बाद यह उपजाऊ मृदा है एवं अधिकतम पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। यह कम उपजाऊ है और इसमें जो पोषक तत्व है वो भी कम उपलब्ध होते हैं। इसके बाद आगे इस मृदा का रंग जो है गहरा भूरा या भूरा होता है। धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। और जो अमृदा है इसका जो रंग है वो हल्का या हल्का पीला होता है। धनायन विनिमय क्षमता है वो कम होती है। धनायन विनिमय क्षमता होती है कि धनायनों को धारण करने की क्षमता है वो धनायन विनिमय कहलाती है। जो मृदा के कण है वो उन पे ऋणावेश होता है, कोलाइडी कण होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो ये क्या करते हैं, धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जो पृष्ठ मृदा है वो धनायनों को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। इसके बाद अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, मृदा परिच्छेदिका है, सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर अगर इसको आप देखें कि अगर मृदा के अंदर अपने इस तरीके से एक काट लगा लेते हैं, जो अपने देख रहे हो ना OABC, इस तरीके से अगर अपने काट मृदा के अंदर लगाते हैं तो अपने को विभिन्न प्रकार की परतें यहाँ पे दिखाई देती हैं। मृदा की अलग अलग परतें यहाँ पे अपने को दिखाई देती हैं। इन परतों को क्या बोलते हैं, इन परतों को संस्तर बोलते हैं। और इन सभी संस्तरों को ही क्या कहा जाता है, प्रोफाइल या परिच्छेदिका कहा जाता है। तो मृदा का ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक, ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा के समांतर दिखाई देती हैं, जिन्हें संस्तर कहते हैं। मृदा के इसी ऊर्ध्वाधर काट करने के उपरांत संस्तर दिखाई देते हैं, जिन्हें मृदा प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है या मृदा परिच्छेदिका इसे कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो अपने संस्तर, ये संस्तर है, इन अलग अलग संस्तरों को अलग अलग अपने नाम दिया गया है। जैसे पहला अपना आ जाएगा O आ जाएगा, उसके बाद A संस्तर आ जाएगा, उसके बाद B आ जाएगा, उसके बाद C और लास्ट में रॉक यानी कि चट्टानें आ जाएंगे, यानी कि R आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके नाम हो जाएंगे। इसको कैपिटल अक्षर से अपने लिखते हैं, कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों से प्रदर्शित यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका को OABMC बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। C संस्तर के नीचे ठोस चट्टान, R वेड रॉक होती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से मृदा का अगर अपने काट लगाएंगे तो इस तरीके का अपने को नमूना दिखाई देता है। ऊपर की जो परतें होंगी, ये जो ऊपर वाली यहाँ पे आपने देखें, ये जो ऊपर की अपने जो परतें हैं, यहाँ पे क्या है कि अपने वनस्पति अपने को सीधी दिखाई देती है। अपने नग्न आंखों से भी वनस्पति को देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की जो यहाँ पे अगर परतों की बात करें तो इन परतों में जो वनस्पति अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद एक परत और आ जाएगी, कुछ अलग टाइप की हो जाएगी। उसके बाद नीचे की परत अलग टाइप की हो जाएगी। उसके बाद नीचे की जो परत है वो कुछ अलग गुणों के अंदर विभिन्नता रखते हुए अलग अलग परतें रंग के आधार पर या खनिज तत्वों के आधार पर ये अलग अलग होती जाती हैं, इसमें विभेद होते जाते हैं। और इन्हीं के कारण इसको क्या नाम दिया गया, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। O जो है, O को दो भागों में बांटा गया है। O1 हो जाएगा जो अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ है। अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ का मतलब हो गया कि ऐसे सड़े गले पदार्थ जो मृदा के ऊपर अपने फेंक देते हैं तो वो क्या होते हैं, अल्प अपघटित होते हैं, उसको अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद आता है O2 आ जाएगा। O2 क्या होता है, ऐसे सड़े गले पदार्थ होते हैं जहाँ पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं जो मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको विघटित कर दिया जाता है और अपने उसको नग्न आंखों से नहीं देख पाते। वो हो जाएगा पूर्ण रूपेण विघटित कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद A की बात करें, A सतर की बात करें तो A के अंदर 3 आते हैं। A1 आता है, A2 आता है और A3 आता है। अब A1 के अंदर ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, मैग्नीज वगैरह सभी प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस या खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। और A2 के अंदर आ जाएगा निक्षालित संस्तर आ जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम और लोहे के जो ऑक्साइड हैं वो निक्षालित हो जाएंगे। निक्षालित का मतलब होता है कि वो नीचे के स्तरों में चले जाते हैं। A से वो B में चले जाते हैं, C में वो चले जाते हैं, ऑक्साइड होता है। और जो A3 है वो परिवर्तनशील संस्तर होता है। उसके बाद B1 भी क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। और B2 क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा। अब निक्षालित, तो निक्षालित का मतलब तो हो गया कि जो भी
तत्व होते हैं जो लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है वो नीचे की परतों में चले जाते हैं, नीचों की परतों में चले जाते हैं। और नीचों की परतों में कहाँ तक, B2 के अंदर जाकर वो निक्षेपित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। इसके बाद है B3, तो B3 अंत्यवर्ती संस्तर है। उसके बाद C है अपक्षयित पैतृक पदार्थ यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और R क्या बन जाती है, कठोर चट्टान का निर्माण हो जाता है। इसके बाद इसको अपने एक एक करके पढ़ते हैं कौन कौन से क्या होते हैं। सबसे पहले अपना आता है O संस्तर आता है कि O संस्तर कौन सा है, तो इसे O संस्तर कहते हैं। इसमें O1 होता है, एक तो उपसंस्तर होता है O1 जो बिना सड़े गले पदार्थ इसमें होते हैं, बिना सड़े गले पदार्थ जो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से पहचाना जा सकता है। तो O1 के अंदर तो क्या आ जाएगा, बिना सड़े गले पदार्थ जिन्हें नग्न आंखों से पहचाना जा सकता है। उसके बाद O2 जो उपसंस्तर है, इसमें पूर्ण अपघटित पादप एवं जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं जिन्हें नग्न आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। तो O के अंदर दो होंगे, O1 जो बिना सड़े गले पदार्थ जिन्हें अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, O2 जो उपसंस्तर होगा वो सड़े गले पदार्थ जो पूर्ण रूप से अपघटित हो चुके होंगे जिन्हें अपने नग्न आंखों से, सीधी आंखों से नहीं देख सकते। इसके बाद अगला जो अपना आता है वो आता है A संस्तर आता है। यह सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ हैं उनसे खनिज अपने को मृदा के अंदर मिलते हैं, कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर होंगे, वो ए के अंदर स्टोर होते हैं, ए संस्तर के अंदर जाते हैं। तो यह सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है। इस संस्तर में A1 उपसंस्तर होगा एक तो। अब A1 में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का खनिजों के साथ मिश्रण पाया जाता है। A1 के अंदर कार्बनिक पदार्थों का खनिजों के साथ क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। जैसे अपने सड़े गले पदार्थ थे या जो जीव जंतुओं के अवशेष थे, वो अवशेष जब अपघटित हो चुके हैं तो उनसे क्या मिलता है, उनसे मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, उनसे मृदा के अंदर खनिज पदार्थ जो मिलते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थों का जो मिश्रण रूप पाया जाता है, मिश्रित रूप जो पाया जाता है वो A1 के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो रंग है वो गहरा होता है। उसके बाद A2 के अंदर क्या होगा, A2 उपसंस्तर में मृतिका, लोहा एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निक्षालन नीचे के संस्तरों में हो जाता है। अब जो A1 था, A1 के अंदर तो क्या होगा, A1 के अंदर अपने कार्बनिक पदार्थ भी इसमें पाए जाएंगे और इसमें खनिज पदार्थ भी पाए जाए, दोनों मिक्स रूप में पाया जाएगा। A2 के अंदर जो हो जाएगा, A2 के अंदर इनकी छंटनी शुरू हो जाएगी। छंटनी का मतलब जो लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। नीचे के मतलब जो B आगे सतर आएगा, B संस्तर आएगा, उसमें वो चले जाते हैं। और बाकी के जो कार्बनिक पदार्थ या खनिज पदार्थ हैं वो A2 के अंदर ही यहाँ पे रह जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, नीचे के संस्तरों में हो जाता है एवं क्वार्टज का सांद्रण बढ़ जाता है। A3 संस्तर में परिवर्तनशील संस्तर है जिसमें मुख्य गुण A संस्तर के होते हैं। अब जो A3 आएगा, A3 जो संस्तर होगा वो परिवर्तनशील होता है और उसके जो गुण है वो A के तरीके से ही होते हैं, यानी कि इसमें क्या बनेगा, इसमें खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ दोनों होते हैं। इसके बाद अगला अपना आता है B आता है। B संस्तर यानी कि B उप है, पूरा नाम इसका B है लेकिन B का उप हो जाएगा, उप संस्तर B1। B परिवर्तनशील संस्तर है क्योंकि ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। पहला O आ जाएगा, उसके बाद फिर A आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अब जो A3 था वो भी परिवर्तनशील था और जो सबसे ऊपर आएगा वो क्या आएगा, B1 आएगा। तो A3 परिवर्तनशील है तो B1 भी क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। यानी कि पहले यहाँ पे सड़े गले पदार्थ होंगे, यहाँ सड़े गले पदार्थ जो होंगे सूक्ष्म जीवों के माध्यम से अपघटित हो जाएंगे, फिर वो किस में आ जाएंगे, A में आ जाएंगे। A में अंदर जो खनिज और कार्बनिक पदार्थ है वो स्टोर हो जाएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम, मृतिका और जो लोहे के ऑक्साइड है वो नीचे के संस्तर में यानी कि B में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये नीचे की परतों में बैठते जाते हैं जो कठोर पदार्थ होते हैं। तो B1 है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। उसके बाद B2 की बात करें, B2 संस्तर को निक्षेपित या संचन संस्तर भी कहते हैं, जिसमें मृतिका, लोहा एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड निक्षालित होकर जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं
जो A2 से जो अपने निक्षलन हुआ था A2 से, वो V2 के अंदर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। V3 जो संस्तर है वो B और C के बीच का अंत्यवर्ती यानी कि अंतर्वर्ती से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो V3 है वो B, ये पूरा का पूरा B हो गया, ये क्या होगा अपना C। तो ये जो बीच वाला है इसको अपने क्या नाम दे दिया, B3 नाम दे दिया। तो ये दोनों के बीच की कड़ी है, दोनों के मध्य की कड़ी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंत्यवर्ती परत इसको कहा जाता है। उसके बाद है C संस्तर आ जाएगा। C संस्तर में कम विघटित एवं अपक्षयित मूल पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें मूल पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे नीचे R संस्तर कठोर चट्टान होती है, और उसके बाद कहता है सबसे नीचे क्या आती है, R संस्तर जो क्या होती है, कठोर चट्टान होती है, जो कि कुछ इस तरीके की अपने को दिखाई देती है। ये क्या है, अपनी पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, R यानी कि कठोर जो परत है वो अपनी आ जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर की अगर अपनी बातें करें तो यहाँ पे जो अपने देखें इसको, ये जो ऊपर की परत है ये अपनी क्या आ जाएगी, O परत हो जाएगी, जहाँ पे पेड़ पौधों के अवशेष अपने देखते हैं। उसके बाद A के अंदर क्या होगा, A के अंदर अपने तीन संस्तर देखे हैं। A1 के अंदर जिसमें कार्बनिक और खनिज पदार्थों का मिश्रण होता है। उसके बाद A2 के अंदर क्या हो जाएगा, A2 में जो ऑक्साइड हैं, एल्यूमिनियम और लोहे के जो ऑक्साइड है उनका निक्षालन यहाँ पे होता है। और A3 है वो क्या हो जाएगी, A3 क्या है, परिवर्तनशील है। उसके बाद जो ये अपने देखेंगे B वाली आती है, B1 जो परत तो आएगी वो भी क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। उसके बाद जो B2 है, B2 क्या होगा, B2 में जो A2 से निक्षालित हुए थे ऑक्साइड वो B2 के अंदर अपक्षयित हो जाते हैं, निक्षालित यानी कि उसमें जमा हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। और जो B3 परत है, B3 परत C और B के मध्य की कड़ी है, अंत्यवर्ती है। मान लो कि ये जो परत है वो B3 है, तो ये क्या करेगी, ये B और C के अंत्यवर्ती हो जाएगी। उसके बाद C में क्या बनने शुरू हो जाते हैं, C परत के अंदर मूल पदार्थ हैं वो जमा हो जाते हैं, मूल पदार्थ यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और लास्ट में अपनी क्या आ जाती है, R यानी कि कठोर चट्टानें हैं वो मृदा के अंदर बिल्कुल लास्ट की जो परत है वो कठोर चट्टानें होती हैं। तो ये था अपना पूरा का पूरा मृदा परिषेदिका या मृदा प्रोफाइल के बारे में। बाकी की आगे का जो टॉपिक है पृथ्वी और उसके बाद जल मंडल, थल मंडल वगैरह है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।